आज देश वार्ता का मुख्य विषय केंद्रीय सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में बिहार की हिस्सेदारी के सवाल पर है। सबसे दुखद विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पेश केंद्रीय बजट में बिहार के लिए कुछ भी विशेष नहीं था। इसके अलावा सबसे जो महत्वपूर्ण विषय है कि बिहार के वित्त मंत्री विजय सिन्हा के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया गया कि कई योजनाओं की चर्चा की गई। सच बात यह है कि भारत सरकार के प्रतिनिधि भूपेंद्र यादव के द्वारा एक दिल्ली से ही लिखित चिट्ठी लेकर आया गया और विजय कुमार सिन्हा के द्वारा पढ़ा गया। विजय कुमार सिन्हा या बिहार सरकार का इसमें कोई राय नहीं। कहने के लिए डबल इंजन की सरकार है, लेकिन जो बिहार में जो सरकार चलाई जा रही है वो एक तरफा केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है और सिवा वायदों का जमीनी वास्ता कहीं नहीं है। इसको 2025 का हम लोग चुनावी जुमला से ज़्यादा नहीं मानते। राष्ट्रीय जनता दल इसको इससे ज़्यादा नहीं मानता। हमारी लंबे समय से मांग रही कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए 2002 से राबड़ी जी के कार्यकाल से। इस पर भी बजट में कोई चर्चा नहीं हुआ। हमारी दूसरी बड़ी मांग थी कि राष्ट्रीय औसत के बराबर पहुंचने के लिए हमको विशेष पैकेज की व्यवस्था की जाए। उसकी भी व्यवस्था दूर दूर तक नहीं दिखाई देता है। आप याद करें कि 2019 लोकसभा चुनाव के पूर्व आरा में प्रधानमंत्री जी ने बिहार के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की गई थी। उसमें से कई ऐसी परियोजनाएं हैं जो आज तक इस पर काम भी नहीं लगा। पूरा होने की बात छोड़ दें तो काम ही नहीं लगा। और इधर पिछली बार 2024-25 में 58,000 करोड़ की योजनाओं की घोषणा की गई थी। आप देखेंगे और तब तक 58,000 करोड़ में कितना जमीन पर उतरा अभी इसकी कोई चर्चा नहीं हुआ। तब तक 2025 में फिर एक चुनावी जुमला के तौर पे बजट में आय 2,28,000 करोड़ रुपए है। वहीं बिहार में प्रति व्यक्ति आय 60,000 रुपए है। करीब करीब 4.5 गुना ज़्यादा राष्ट्रीय औसत हमारा है। बिहार में देश में सबसे कम शिक्षा के क्षेत्र में ग्रेजुएट हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए जो ग्रेजुएट होना जरूरी है, राष्ट्रीय औसत 15% है और बिहार में 6.7% है। यह सामाजिक आर्थिक जनगणना जो बिहार सरकार का दस्तावेज है उसी में साफ आपको दिखाई देगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे बुरा हाल है, जहाँ राष्ट्रीय स्तर पे 602 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च हो रहा है स्वास्थ्य में। बिहार में 800 रुपये के आसपास खर्च किया जा रहा है। बिहार के पास कहने के लिए एक एम्स है पटना में, लेकिन 6 लाख केवल अकेले दिल्ली एम्स में इलाज के लिए बिहार में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए पैक्स जैसी भी भ्रष्ट और निकम्मी संस्थान है जो केवल 3% किसानों से ही धान गेहूँ खरीद करती है। 97% किसानों से नहीं खरीद होता। वही FCI जैसा संस्था भारत सरकार का पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जो उसका खरीद होता है चावल और गेहूं का, वो केवल उन राज्यों के लिए भी नहीं, बिहार के भी गरीबों को अनाज बांटने के लिए बाहर से अनाज आ रहा है। इससे ज़्यादा दुखद नहीं हो सकता। केंद्र सरकार चाहती तो मक्का भी खरीद कर सकती थी बिहार के किसानों का, लेकिन कहीं पर भी आपने बजट में कोई उल्लेख नहीं देखा होगा। मखाना की जहाँ तक बात है, बिहार के 1% से भी कम किसान मखाना का उत्पादन करते हैं, लेकिन इसके लिए जो राष्ट्रीय सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो 25 साल पहले मखाना रिसर्च इंस्टीट्यूट दरभंगा में बनाया था, उस समय मैं मंत्री था कृषि, तो मैंने कहा था कि इसको अपग्रेड करिए, तो आज तक अपग्रेड नहीं हुआ। यहाँ तक कि आप मखाना बोर्ड की चर्चा कर रहे हैं, दूर दूर तक उस पर बजट का कोई प्रावधान नहीं है या स्थल चयन नहीं है कि उसके लिए कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। बिहार के 5 मंत्री हैं केंद्र में
और हम लोग गिनती भी भूल जाते हैं। अगर कोई उनका काम हो तब तो कोई याद रखे बिहार के लोग। मैंने बयान सुना, जीतन राम मांझी जी लघु एवं मध्यम उद्योग के मंत्री हैं। बिहार में उद्योगों के विकास के लिए कोई एक काम अगर उन्होंने मांझी जी किए हों तो जरूर मैं उनसे पत्र लिख करके इस सूचना को मांगूंगा, नहीं तो आरटीआई के भी जरिए हम मांगेंगे। आप एक भी पूरे बिहार में बता दो मंत्री हैं कि बिहार में लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए कोई उन्होंने मदद देने की बात की। 20 लाख और इससे ऊपर योजनाओं को उद्योग लगाने के लिए न बैंक के ऋण मिल रहे हैं बिहार में, न सरकार की सब्सिडी है, और सबसे महंगी बिजली, जिससे हमारी लागत बढ़ जाती है और हमारे उत्पाद बाजार में टिक नहीं पाते। इसके लिए उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। दूसरे हमारे मंत्री हैं बिहार से, पशुपालन मत्स्य मंत्री पशुपालन मत्स्य मंत्री ललन सिंह। कोई एक योजना पूरे बिहार के लिए बता दें कि उन्होंने पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए, डेयरी के लिए बिहार में कोई योजनाओं का शुरुआत किया हो। मैं बिहार के मंत्रियों की मैं बात कर रहा हूँ। नित्यानंद राय हैं बिहार के मंत्री, बिहार में कोई भी उनके विभाग का कोई काम शुरू हुआ हो। एक और मंत्री हैं हमारे चिराग पासवान जी, जिनके जिम्मे बिहार में फूड प्रोसेसिंग, देश में फूड प्रोसेसिंग का इंडस्ट्री लगाने का मैंडेट है। जिस इलाके से सांसद है, हाजीपुर वैशाली के इलाके से, वहाँ लीची से लेकर के केला का कोई भी फूड प्रोसेसिंग का यूनिट लगाया हो या लगवाने का प्रयास किया हो तो आपको दिखाई दे जाए तो जरूर बताइएगा। इन तमाम लोगों से पत्र के माध्यम से मैं पूछूंगा, उसका जवाब दे कि आखिर बिहार के इन लोगों ने क्या किया। एक मंत्री और है गिरिराज सिंह, वस्त्र मंत्री हैं। देश भर में कपड़े के लिए क्लस्टर बनाए जा रहे हैं उद्योगों के लिए, वस्त्र उद्योगों के लिए, लेकिन बिहार में कोई एक भी क्लस्टर नहीं बना। एक पत्रकार महोदय ने उनसे पूछा कि बिहार को कोई क्लस्टर देंगे वस्त्र निर्माण का, तो उन्होंने जवाब था कि ऐसा नेगेटिव सवाल नहीं किया करो। यही 5-6 मंत्री हैं। एक मंत्री और भी है रामनाथ ठाकुर जी, कृषि राज्य मंत्री हैं। बिहार में कृषि व्यवस्थाओं के सुधार के लिए कोई भी पूरे बिहार में केंद्र सरकार से 5 रुपए का भी अलॉटमेंट किया हो तो इसकी भी जानकारी हम लोग को चाहिए मीडिया के माध्यम से। तो ये जो 5-6 मंत्री जो भारत सरकार में बिहार के हैं, ये किस काम के लिए गए हुए हैं दिल्ली। यहाँ तक कि जो एनडीए की 30 लोग सांसद हैं, उन लोगों का कोई भी भाषण का आप उठाकर देख लें, बजट के दौरान कोई भी भारत सरकार से कोई भी किसी तरह की रियायत मांगा हो। सवाल पैदा होता है। इतना ही नहीं, बिहार के लिए एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की घोषणा हुई है इस बार। अगर हम तमाम घोषणाओं को देखें तो एक वही महत्वपूर्ण घोषणा हुआ है, लेकिन यह भी तो जानने का हक है बिहार कि इसमें ये बनेगा कहाँ। बिहार के लोगों का हक है जानने का कि इसमें कितना पैसे का निवेश होगा। बिहार के लोगों का हक है कि कब ये काम शुरू होगा। कहीं दरभंगा एम्स जैसा इस एयरपोर्ट केवल चुनावी जुमला ही न रह जाए, ये बिहार के लोगों को भय है। आप देखेंगे, मैं योजनावार भी मैं बता देता हूँ। बिहार में जो ग्रीन एनर्जी जिसको बोलते हैं, ग्रीन एनर्जी के निवेश के लिए कोई भी परमाणु बिजली घर का व्यवस्था नहीं दिया सरकार ने, ना ही सौर ऊर्जा के लिए कोई व्यवस्था दिया सरकार ने, ना ही हमको हाइड्रोजन ऊर्जा के लिए दिया हमारी भारत की सरकार ने बिहार को। या जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत चर्चा हुआ, लेकिन बिहार में कोई इस यूनिट की चर्चा नहीं हुआ। सेमीकंडक्टर नए जनरेशन का बिजनेस है, उसकी बिहार में कोई चर्चा नहीं हुआ। या हम जितने तरह के जो आधुनिक जो कारोबार हैं उसके बारे में कोई भी बिहार में इंडस्ट्री लगाने के लिए कोई भी भारत सरकार ने प्रयास नहीं किया। कई बार हम लोग सुन रहे हैं कि गंगा में परिवहन होगा, नौ परिवहन होगा। उसके नौ परिवहन के लिए गंगा में जो गाद जमा है उसके लिए हमको बालू को सफाई करने के लिए जो जरूरत है वो आज तक कहीं भी नहीं दिखाई दिया। वर्षों बिहार के विकास के लिए जो हमारा नौ परिवहन जो बाधा है, जो बंदरगाहों तक सामान को पहुंच के लिए, उस पर कोई चर्चा इसमें नहीं है। बाढ़ एक सालाना विपदा है, ये कोई आज से नहीं 50 साल से है।
लेकिन देश की सरकार जो बने हो गए 11 साल, आज तक नेपाल से बहुपक्षीय वार्ता कर कोसी नदी पर हाई डैम निर्माण के लिए कोई भी प्रक्रिया शुरू नहीं किया गया, जो सबसे बड़ी मांग है। तो बिहार के लिए इसकी भी कहीं चर्चा नहीं है। ऊर्जा के भी क्षेत्र में आप देखेंगे, मैं पिछले बार जो 5 इनकी महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा हुई थी, आप देखेंगे बिहार में गया में इंडस्ट्रियल हब बनाएंगे, ये चर्चा हुआ था पिछले बजट में। इस पर एक भी पैसा भारत की सरकार ने इस पर नहीं दिया। 1 साल बीत गया, बजट में इस पर शून्य इसका प्रावधान है। ये दस्तावेज आपको मैं दे रहा हूँ। दूसरा उन्होंने किया था 2400 मेगावाट का पीरपैंती में हम बिजली घर लगाएंगे कोयला का, पिछली बार चर्चा किया था बजट में। आप देख लें, दूर दूर तक एक पैसा भी इसमें प्रावधान नहीं किया, जबकि योजना 2010 से शुरू है। केंद्र सरकार 2011 में ही घोषणा की थी कि पीरपैंती में बिजली घर बनाएंगे। मोदी की सरकार आती है 2014 में, इस योजना को ड्रॉप कर देती है। फिर बिहार को पिछड़ा मानते हुए हाइड्रोजन एनर्जी की यूनिट न देकर, परमाणु बिजली की यूनिट न देकर एक प्रदूषण फैलाने वाली 2400 मेगावाट बिजली घर देने का बात करती है सरकार, लेकिन इसमें एक भी पैसे का प्रावधान नहीं किया है। इनका ये बाढ़ सहायता के नाम पर पिछली बार घोषणा किए थे 11,500, एक भी पैसा इसमें इस मद में एक भी पैसा का प्रोविजन भारत सरकार ने नहीं किया। आप देखेंगे कोसी मेची अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजना, इस योजना का भी जमीनी हकीकत से दूर दूर तक वास्ता नहीं, इसमें कोई भी भारत सरकार ने भी पैसा नहीं देने का काम किया। बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे बनाने की बात हुई थी, आज तक इसका अलाइनमेंट फाइनल नहीं है, कोई डीपीआर नहीं, कोई बजट नहीं। और अभी भारत सरकार कह रही है कि हम मोकामा से मुंगेर तक मिसिंग लिंक बनाएंगे इसमें। तो जब यह मिसिंग लिंक का प्रोजेक्ट था तो भागलपुर बक्सर कहने की क्या जरूरत थी? आपने कहा था 360 किलोमीटर बनाएंगे, तो ये आप कितना बना रहे हैं? पुराने हमारी जो 4 लेन बने उसी को ये लोग कह रहे हैं कि भागलपुर और बक्सर एक्सप्रेसवे हो गया और 60 किलोमीटर मिसिंग लिंक हम बनाएंगे। तो योजना जो 8,000 करोड़ था, जो योजना 1200 करोड़ में तब्दील हो गया। इस तरह का एक और है, मंदिर कॉरिडोर बनाने की बात हुई थी, काशी के तर्ज पे, अयोध्या के तर्ज पे, राजगीर में और बोधगया में। आप पता कर लें, एक भी रुपया आज तक उस मद में नहीं मिला, कोई निर्माण की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। ये पिछले साल के इनके बजट हैं। इस साल के बजट में इन्होंने जो कहा है मखाना बोर्ड, न जगह तय है न रकम तय है। दूसरा बात कहा है ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, ना इसके लिए कोई बजट का प्रावधान है न जगह का चयन हुआ है। तीसरा इन्होंने कहा है आईआईटी में हम हॉस्टल बनाएंगे। अरे बिहार के लोग तो ये कह रहे थे ना कि रिसर्च हमारा बढ़े, वहाँ पर एकेडमिक बिल्डिंग्स बने, हमारे पास रिसर्च के लिए पैसा चाहिए, आप हॉस्टल बना रहे हैं बच्चों के लिए और कह रहे हैं तो आईआईटी हुआ है, हॉस्टल बनाना तो आईआईटी हुआ नहीं। आईआईटी का विस्तार करते, नए डिपार्टमेंट्स खोलते, ड्रोन डिपार्टमेंट्स खोलते, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर खोलते, डेटा रिसर्च पर खोलते, लेकिन ये सब नहीं हुआ। जिसकी जरूरत है, जहाँ दुनिया में मांग है, केवल हॉस्टल बनाएंगे। ये इसके बाद इन्होंने खाद्य प्रसंस्करण के लिए एक रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाने की बात की है। न जगह तय है, न इसमें पैसे का जिक्र है कितना रुपया लगेगा। और इसके बाद अंतिम में है पश्चिमी कोसी मिथिलांचल, जो कोसी जो नहर है उसका विस्तार का कहीं इसमें चर्चा नहीं है कि विस्तार कहाँ से कहाँ तक होगा। पहले से बना हुआ है, उसका विस्तार की चर्चा नहीं है, ना उसमें पैसे की जिक्र है कितना रुपए लगाएंगे। तो ये चुनावी जुमला के सिवा अगर बजट में कुछ अगर दिखाई देता हो तो यह सारा चीज मैं पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री को मैं भेज रहा हूं कि आप हमको इस पर जवाब दें। आप नहीं जवाब देंगे तो हम आईटीआई लगाएंगे, लेकिन जवाब चाहिए बिहार को कि केवल चुनाव के लिए आप केवल योजनाओं को प्रचारित करने का आप काम कर रहे हैं। आपका उद्देश्य बिहार का विकास नहीं है। एक बात को मैं कहना चाहता हूँ, जहाँ चर्चा में मैंने सुना कि बिहार का बजट 12 गुना बढ़ गया 2005 से। बहुत आश्चर्य का विषय है। महंगी 20 सालों में महंगाई भी बढ़ा और राष्ट्रीय बजट भी बढ़ा। हम जब 2005 में जब सरकार राष्ट्रीय जनता दल की समाप्त हुई
तो हमारा नेशनल जीडीपी में हमारा योगदान था 3.34%, और अभी घट के कितना हो गया राष्ट्रीय जीडीपी में बिहार का योगदान 3.09। तो बिहार विकास कहाँ किया? जब राष्ट्रीय स्तर पे जो रफ्तार है विकास का, उस रफ्तार में भी बिहार आई नहीं है, तो आप तो कैसी सरकार चला रहे हैं, इससे पूरे बिहार के लोग समझ जाए। आप राष्ट्रीय राजमार्ग का विषय है, राष्ट्रीय औसत पर प्रति लाख 11 किलोमीटर सड़कें बनी हैं, और बिहार में कितनी सड़कें बनी हैं? 5.4 किलोमीटर, आधे से भी कम। पूरे देश में 10% बिहार की आबादी है, और रोड कितना बना 4%। राष्ट्रीय राजमार्ग जो राज्यों स्टेट हाईवे जिसको बोलते हैं, वो राष्ट्रीय स्तर पर केवल 2% बिहार के पास स्टेट हाईवे है। आज जो ट्रेन है, जो आप देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, पहले के मुकाबले बिहार में ट्रेनें काफी बंद कर दी गई, या उसके स्टॉपेज को रोक दिया गया, या फिर उसमें जो लंबी दूरी की थी उसमें से स्लीपर क्लास हटा देने से जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो दूसरे राज्यों में जाते हैं अपनी कमाई के लिए, रोजगार के लिए और हॉस्पिटल के लिए, उनको कितनी तकलीफ हो रही है उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। बिहार में रेलवे नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया गया एनडीए की सरकार के द्वारा, कोई नई परियोजनाएं नहीं स्वीकृत की गई बिहार के लिए। ये तमाम ऐसे विषय हैं जिस पर हम लोगों ने चर्चा जो किया, इसका हमको बिहार के जो सांसद हैं और बिहार के मंत्री हैं और बिहार सरकार में डबल इंजन के लोग बैठे हैं, उन लोगों से हम लोग जवाब मांगते हैं कि क्या बिहार केवल एक चुनावी गणित का राज्य रहेगा, कि बिहार के लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, 13 करोड़ लोगों के लिए हितों में निर्णय लेने वाली सरकार चाहिए। अगर कोई बात नहीं समझ में आती है तो सरकार विपक्ष से चर्चा करना चाहिए। मैं अभी भी कह रहा हूं कि विजय सिन्हा से कि केंद्र से आए हुए चिट्ठियों पे आप दस्तखत करने से केवल दस्तखत कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी केवल आप बयान दे रहे हैं, इससे बिहार का भला नहीं होगा। आप बताएं कि आप दबाव में हैं, और इसको हम लोगों से जहां जरूरत है तो हम लोग भी आपके साथ खड़ा हैं। बिहार की हिस्सेदारी की जो मांग है केंद्र के सामने, उसमें हम लोग 13 करोड़ आबादी के प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद के रूप में मैं मानता हूं कि हम आपका ये साथ देने को तैयार है। नहीं तो आप बिहार की सत्ता से आप बेदखल होइए और नए पीढ़ी को राजनीति में आने दीजिए। मैं इन्हीं विषयों को लेकर मैंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैंने बुलाया था। अगर कोई सवाल है तो सम्राट चौधरी दोनों लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीछे बैठे हुए लोगों का मैंने फोटो नहीं देख पाया था, जो फ्रंट पर जो बयान दे रहे थे, इसीलिए। लेकिन उस रो में धर्मेंद्र दिल्ली से भूपेंद्र यादव जरूर लेके आए एक पत्र, जिसको पढ़ने के लिए विजय सिन्हा को दिया था। बेसिकली वह प्रेस कॉन्फ्रेंस बिहार का नहीं था, वह केंद्र सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बिहार के नेताओं को आगे करने का काम किया। ऐतिहासिक बजट बताया गया था। ऐतिहासिक बजट के बारे में कहने का मतलब ये कि केंद्र सरकार की बजट दिखावा और हकीकत कुछ नहीं। मैं तथ्यों के साथ कह रहा हूँ, केवल आरोप लगाने के लिए नहीं। मैं मीडिया के भी बंधु लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ, मैं सरकार का बजट आपको दे देता हूँ सॉफ्ट कॉपी, और जो पिछले साल जो बजट में घोषणा हुआ था उसका भी एक सॉफ्ट कॉपी दे देता हूँ। आप दोनों स्वयं पढ़ करके बता दें कि बिहार के लिए इन्होंने क्या दिया। इसलिए क्योंकि जो हमारा देश की जो बजट है 50 लाख करोड़, तो उसमें हमारी 10% से हिस्सेदारी बनती है। हमारा 5 लाख करोड़ का बजट बिहार का होना चाहिए, लेकिन 5 लाख करोड़ की जगह बिहार का बजट कितना है? 2.5 लाख, 3 लाख करोड़ रुपए। तो जाहिर है कि आप राष्ट्रीय औसत से आधा पर है, और ये पैसा कोई दूसरे राज्य में आप लगा रहे हैं। इसलिए मैं बता रहा हूं, आप इसमें मैं दे दूंगा एक कागज, इसमें निश्चय आपको, कि इन्होंने विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश को हाइड्रोजन परियोजना के लिए 2 लाख करोड़ दिया। गुजरात में 80,000 करोड़ रुपया सेमीकंडक्टर के लिए दिया।
महाराष्ट्र में पालघर में एक पोर्ट बनाने के लिए 76,000 करोड़ रुपए दिया। आपने मुंबई अहमदाबाद रेल कॉरिडोर बनाने के लिए 1,08,000 करोड़ रुपया दिया। आप मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के लिए आपने 1.5 लाख करोड़ रुपए दिया। ये तमाम योजनाएं आपने दिया उन राज्यों को, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात को। उसके मुकाबले बिहार को आपने क्या दिया? मैं उसी बजट की बात कर रहा हूं जिस बजट में बिहार के लिए घोषणाएं हैं, और बिहार पर चर्चा हुआ, लेकिन उन राज्यों ने से सत्ता पक्ष और विपक्ष, बिहार की मैं बात कर रहा हूं, कि आप नहीं खड़ा होंगे तो आप देख रहे हैं जिस तरह से पलायन बढ़ रहा है। पढ़े लिखे लोग भी जा रहे हैं, जो कम पढ़े लिखे। आज ही आपने हिंदुस्तान अखबार में खबर है कि देश में जो रोजगार मांगने के लिए भारत सरकार जो पोर्टल चलाती है, उसमें 53% बिहार के लोग निराक्षर हैं। देश में 100 निराक्षरों में रोजगार मांगने वाले में अकेले 53% बिहार के लोग हैं। 47% में पूरा देश है। इसे जाहिर है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है। हमारे पास स्किल्ड लोग नहीं है जो बाहर जाकर के अच्छी नौकरी पाए। हमारे पास स्किल यूनिवर्सिटी की बात हुई थी, ये बजट में 2016 में घोषणा है। कहीं स्किल यूनिवर्सिटी की चर्चा आपने सुना? कहीं बिहार में दिखाई दिया कि कहीं स्किल यूनिवर्सिटी बनी हुई है? इस तरह की जो घोषणाएं हवाई हैं, उसके लिए आपको भी जानेंगे तो ये बिहार के हित में। लेकिन वित्त मंत्री तो सम्राट चौधरी है यहाँ पे, उनके ऊपर डायरेक्ट टारगेट होना चाहिए। विजय सिन्हा आप कर रहे हैं। आप केंद्रीय मंत्रिमंडल और राज्य मंत्रिमंडल के द्वारा, तो मैं विजय सिन्हा के प्रति मेरी हमदर्दी है, मेरे उनकी प्रति ये मैं मानता हूं कि उनको नकाब के तौर पे इस्तेमाल भारत सरकार कर रही है। उनसे पढ़वाया गया। विजय सिन्हा को मना कर देना चाहिए था कि ये फर्जी है भूपेंद्र जी, इस कागज को हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन उन्होंने पूरी जिम्मेदारी को विजय सिन्हा ने ओन किया, इसीलिए मैं उनकी चर्चा कर रहा हूँ। अच्छा, आपके पास कोई ब्लूप्रिंट है क्या कि कैसे डेवलपमेंट होगा बिहार का और कहाँ से रिसोर्सेज आएंगे, कैसे आएंगे? निश्चित तौर पर हमारे पास एक बेहतर ब्लूप्रिंट की चर्चा जब आपने छेड़ा है यहाँ, तो आपको जानकारी में होगा कि इसी महीने की 14 तारीख को हम दिल्ली में बिहार केंद्रित एक विमर्श मैंने आयोजित किया था, जो देश के तमाम चुनिंदा जो अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री और वो सभी बिहार के लोग, उसमें से 1-2 लोग केवल बाहर के थे। मैंने राय ली और वो जो राय उभर के आया है उसके लिए केंद्र सरकार में जो प्रोविजन है, हम उसी प्रोविजन के जरिए हम बिहार को विकास के लिए एक ब्लूप्रिंट हमने तैयार किया है, जो करीब करीब अभी 100 पेज के आसपास है, जिसको हम लोग सर्कुलेट कर रहे हैं। और मेरे फेसबुक लाइव पर जाएंगे तो उस दिन का 9 घंटे का सत्र ऑनलाइन, जहां से आप वीडियो निकाल सकते हैं। विभिन्न लोगों के उसमें दृष्टिकोण है। बिहार के JNU, DU या NCI इंस्टीट्यूट या मंडल यूनिवर्सिटी, तमाम यूनिवर्सिटियों के सारे हमारे जो विभाजन है उसमें राय रखे हैं। एक ब्लूप्रिंट है, उसको हम भी अलग से सर्कुलेट करेंगे। बजट को बिहार बजट करके प्रचारित किया जाने लगा सोशल मीडिया वगैरह। मैंने उसके बारे में विस्तार से बताया कि बिहार के लिए यह चुनावी बजट है। इसमें जमीनी स्तर पे कोई भी बिहार के लिए कोई भी प्रावधान नहीं है। और पिछले कई घोषणाएं जो चुनाव के समय किए गए हैं, जो आज तक जमीन पर नहीं आए, उसी संस्करण में नए बजट को भी देखा जाना चाहिए कि चुनाव के बाद दिल्ली में बैठे हुए लोग भूल जाते हैं बिहार। सुधाकर जी, सवाल ये है कि आप राजनीति की बात कर रहे हैं। 1994 के बाद आज पहली बार कुर्मी समाज की तरफ से एक रैली निकाली जा रही है। इससे पहले जब नीतीश कुमार आज भी मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि आज बिहार के सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो आर्थिक सवाल थे और बिहार के डेवलपमेंट का सवाल था, उस पर हम लोग इसको राय रखेंगे। राजनीतिक सवाल पर अलग से हम कोई सत्र करेंगे। धन्यवाद।